हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। आज के लेक्चर्स में हम लोग रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेज होते हैं इनके बारे में बताया था और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आप जरूर देखिए ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे रेट लॉ किसको कहते हैं और रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि उसके मोल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इस बात पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग रेट लॉ की बात करते हैं तो रेट लॉ कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जबकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन सपोज कीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर उसी केमिकल रिएक्शन के लिए मैं टेम्परेचर चेंज करके 20 से 30 कर दूं, 40 कर दूं, 50 कर दूं, 55 कर दूं, तो उसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ भी चेंज हो जाया करता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए भी देखेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट लॉ की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब आइए, मैंने लिखा हुआ है कि रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन। रेट लॉ किस पे डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर या उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्री क्या है या प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्री क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन that express the rate of chemical reaction in term of molar concentration of reactant। ठीक है, अब ये रेट कांस्टेंट क्या होता है? जब हम लोग किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ को लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेट कांस्टेंट कहते हैं। अगर जो रिएक्टेंट है, अगर उनके एक्सपोनेंट की वैल्यू यूनिटी हो जाए तो जो उसका कंसंट्रेशन होता है वही कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके इक्वल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ ऑल द कंसंट्रेशन आर सेट इक्वल टू यूनिटी। अगर जितने भी सब्सटेंस हैं अगर उनका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखा है ऑल द कंसंट्रेशन सेट इक्वल टू यूनिटी, और किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाने जा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ये AA, ये BB, इट रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव्स न्यू सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। यहां पे अगर आप A की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएगा A सब्सटेंस का। B क्या कहलाता है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएगा, कैपिटल B सब्सटेंस का कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि स्मॉल a और स्मॉल b ये मोल्स हैं कैपिटल A और कैपिटल B सब्सटेंस के। अगर मैं यहां पर इस रिएक्शंस के लिए रेट लिखता हूं तो आप जानते हो कि जब हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा टाइम स्पेंड होने के साथ, तो -1/A हो गया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम इंटरवल हो गया। इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -1/B इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल dt। लेकिन जब इसको हम लोग रेट लॉ के टर्म में लिखते हैं तो रेट लॉ के टर्म में क्या होता है? ये जो चीजें हैं ये किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? A सब्सटेंस है तो ये A सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट x आता है
और ये बी सब्सटेंस है, इसके मोलर कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट स्मॉल y आता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब ये x और y ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये a और b पे डिपेंड नहीं करता है। इसका x और y का कुछ भी लेना देना नहीं, स्मॉल a और स्मॉल b से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, भूलिएगा मत। अब ये देखिए, अगर मैं जितना रेट लिखता हूं तो यहाँ पे रेट इक्वल टू ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने हटाया है, लगाया है, अगर इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, ये a सब्सटेंस का यहाँ पे एक्सपोनेंट x हो गया और b सब्सटेंस का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया, y हो गया। यही कहलाता है, जब इस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो यही कहलाएगा रेट लॉ कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में हुआ, रेट लॉ के टर्म में हुआ, ये रेट लॉ कहलाता है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जो यहाँ पे एक्सपोनेंट x और y है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट a और b से कोई लेना देना नहीं है। ये x और y ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। इसको हम लोग थियोरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के मोल्स के बेस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये k क्या है, अगर k अगर हम लोग देखते हैं तो k इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट कहेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहेंगे रेट कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए हैं तब आया है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, इस नाम से भी जान सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये देखिए, मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं कि जो एक्सपोनेंट x और y है, इस एक्सपोनेंट x और y का ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका कोई भी लेना देना किससे नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से या रिएक्टेंट के मोल से, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको बताया। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं द एक्सपोनेंट x एंड y ऑफ किसके हैं बेटा, रिएक्टेंट सब्सटेंस के हैं, of reactant concentration are experimentally determined वैल्यू, और इन वैल्यू का रिएक्शन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, and they are independent from stoichiometric coefficient A and B of reactant substance A and B, ये मैंने आपको ऑलरेडी सब समझाया हुआ है और इसी बात को मैंने लिखा हुआ है कि ये A और B सब्सटेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A और B है, इनसे X और Y कंपोनेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। अब अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो आप देखिएगा ये जो x और y की वैल्यू है सिंपल रिएक्शंस के लिए। सिंपल रिएक्शन किसको कहते हैं? अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो ऐसे रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन दो या दो से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर सिंपल रिएक्शंस के लिए हम लोग x और y की वैल्यू देखते हैं तो ये स्मॉल इंटीजर होती है। ये देखेगा फॉर सिंपल रिएक्शन
सिंपल रिएक्शन को ही एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं। द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये जो एक्सपोनेंट हैं, में बी सिंपल इंटेजर। सिंपल इंटेजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ 1 2 3। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखते हैं तो x और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री स्टेप में हो रहा है, 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेप्स में हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात करें, द वैल्यू ऑफ x एंड y में भी क्या हो सकता है? ये 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल, जैसे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, इस तरीके के टर्म में भी हो सकता है। और इन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेसिमल के टर्म में होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि रेट लॉ की बात करते हैं तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और उन एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं कि उन एग्जांपल्स में क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि रेट लॉ को किसके टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। यह बात आप देखिए। अगर मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूं जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा तो इससे वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये 2H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसका डिकम्पोजिशन हो तो इससे क्या बनेगा? 2H2O + O2 बनेगा। अब अगर आप देखो तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लिखते, तो अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लिखते तो जाहिर सी बात है कि ये किस पे डिपेंड करता? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। तो इसको मैं कह सकता था कि -1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम इंटरवल dt कह सकता हूं। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को रेट लॉ के टर्म में लिखा जाए तो यहां पर यह रेट कांस्टेंट हो गया। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक डेफिनिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में H2O2 की स्टोइकोमेट्री कितनी है? 2 है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहां पर यह H2O2 के कंसंट्रेशन केवल एक पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इस रिएक्शन में चाहे 2 मॉलिक्यूल हो, 4 मॉलिक्यूल हो, 6 मॉलिक्यूल हो, 10 मॉलिक्यूल हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। केवल इसके पावर जो है कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसका पावर कितना है? 1, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है ना, बात आई समझ में? इसी तरीके से जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ये दूसरा एग्जांपल देखें। अगर मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखें तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है,
कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, माइनस स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, dt कहेंगे, इक्वल टू माइनस स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय dt कहेंगे। लेकिन जब मैं इसको रेट लॉ के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट होगा जिसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहेंगे, इनटू ये NO2 के रियलिटी में दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके 2 मोल्स की जरूरत पड़ती है, जबकि यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके पावर मैंने 0 कर दिया। तो अगर किसी के पावर 0 होता है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको केवल हम लोग K इंटू NO2 के कंसंट्रेशन का ये 2 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि CO के पावर, कार्बन मोनोऑक्साइड के पावर 0 हो गया, इसका मतलब 1 है, यूनिटी है। तो आपने देखा कि यहां पर NO2 के कंसंट्रेशन, इसका एक्सपोनेंट कितना आया, 2 आया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के पता नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, ये एग्जांपल 3, जैसे CH3CHO ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है, इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है। इस कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन होता है, CH4 प्लस CO का फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर इस कंपाउंड के लिए मैं जो था रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके यहां पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 मोल है, 1 मोल है तो माइनस D CH3CHO का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt हो गया, ये देखा। लेकिन जैसे मैं इसको रेट लॉ के फॉर्म में लिखता हूं तो रेट लॉ जो था एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है, ये कहा गया है कि ये रेट कांस्टेंट हो गया और यहां पर CH3CHO है, इसके कंसंट्रेशन का 3/2 का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 1.5 आया। देखा, मैंने आपको बोला था कि x या y की वैल्यू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन में आ सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। देखने में लग रहा है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, लेकिन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे मैकेनिज्म है। तो ये देखिए 3/2 आया। अब ये जो 3/2 है, आप थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के पता नहीं कर सकते हो। तो अब आपको रेट लॉ का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेट लॉ क्या है और इसका किस तरीके से कैसे रिलेशन है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नोट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं और ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो इसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं 12th बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, सीटी एग्जाम में, आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। विद इन सेकेंड, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। और इसी क्वेश्चन को जब हमको थ्योरेटिकली सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पे तो लॉजिकल अप्रोच नहीं चलता है, वहां पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो नोट के कॉन्सेप्ट है, ये नोट के कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट के कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको नोट के कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, जैसे फिर से मैं कोई केमिकल इक्वेशन मान लेता हूं, जैसा पहले माना था, इसी तरीके के केमिकल इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये नोट में देखिएगा, ये पॉइंट्स मैं आपको नोट में बताने जा रहा हूं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और नोट का पहला पॉइंट ये है कि पहली बात जो था आप समझिए कि मैंने जो था कोई एक इक्वेशन माना, सपोज एक इक्वेशन मैंने माना कि ए बी ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए सब्सटेंस और कैपिटल बी सब्सटेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, मोल्स हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मैं जितना रेट लॉ लिखता हूं, तो जैसे रेट लॉ लिखता हूं तो एक यहां पे कांस्टेंट आता है के, और यहां पर जितना क्या होगा, ये ए सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है इसका एक्सपोनेंट एक्स हो जाएगा, और इसी तरीके से बी सब्सटेंस के जो कंसंट्रेशन इसका एक्सपोनेंट वाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई की वैल्यू स्मॉल ए और स्मॉल बी से इंडिपेंडेंट होती है। दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये बात बार बार याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब अगर हम ये मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये यूनिटी है, यूनिटी का मतलब कितना है, इसका मतलब 1 है, 1 है। एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या देखेंगे, इसी रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के हो गया, ये ए का कंसंट्रेशन हो गया और ये क्या हो गया, बी का कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब बात यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है। अब अगर मान लीजिए कि बी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और अगर ए सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं, फिर से देखिए, अगर बी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो देखिए इसका कंसंट्रेशन तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, और यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू यूनिटी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर इसी बात को बोल देते हैं बेटा कि ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात देखिएगा, अगर मैं ए सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दूं और बी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। या अगर बी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को मैं कांस्टेंट कर दूं और ए सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को मैं 3 टाइम्स बोल दूं तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से, अगर मान लीजिए बी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को मैं 4 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे कहने से ही आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन को देखने से ही, फिर भी मैं लिख ले रहा हूं। आप देखिएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, और ये रिएक्टेंट कोई भी हो सकता है बेटा, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट, यहां पे मैं एंड लगा देता हूं, ये देखिएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट इज डबल्ड, अगर डबल कर देते हैं देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल्ड। क्यों? क्योंकि ये हमको इक्वेशन देखने से समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है। लीनियरली मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों में से किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और किसी दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स बढ़ा दे रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। ये देखिएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है, ए या बी में से कोई भी रिएक्टेंट है, इज कांस्टेंट एंड concentration of another
reactant increases 4 times, अगर 4 टाइम्स कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें आल्सो बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये मैंने आपको नोट का फर्स्ट पॉइंट बताया। अब मैं आपको नोट का सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई केमिकल इक्वेशन है और उस केमिकल इक्वेशन में ये जो x की वैल्यू है ये मानते हैं कि डबल है। ये नोट का सेकंड पॉइंट है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, यूनिटी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो रेट इक्वल टू k a, ये वैल्यू क्या है, डबल है, और ये वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो 20 सब्सटेंस का अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर 20 सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है,